मैंने 3 लाख खर्च कर उस पहाड़ के पीछे की छोड़ी हुई खान खरीद ली, जिसे कोई नहीं चाहता था। रातों रात पूरे रुइनिंग गांव ने मुझ पर हंसते हुए कहा कि मैं पागल हूं। जब मैं गांव से कागजी कार्रवाई करके लौटा तो मैंने देखा कि वे सब इकट्ठा होकर मेरे बारे में चर्चा कर रहे थे। क्या तुम लोगों ने सुना है? जान युआन, उस लड़के ने 3 लाख खर्च कर पहाड़ के पीछे की छोड़ी हुई खान खरीद ली है। 3 लाख? वो पागल है। वो जर्जर जगह तो दशकों से कुछ भी नहीं दे रही थी, अब तो वो बस चूहों का अड्डा बन गई है। और ये कोई मजाक नहीं है। अब तो शहर में घरों की कीमत हर दिन बदल रही है। सब लोग जल्दी जल्दी मकान जमा कर रहे हैं और वो उल्टा अपना पैसा एक गड्ढे में फेंक रहा है। मुझे लगता है कि वो इतना गरीब हो गया है कि उसकी अक्ल ही चली गई है। अब वो ठीक से काम नहीं करता। गांव के मुखिया सौंग दहाई समूह के आगे खड़े थे और उनके चेहरे पर झूठी चिंता साफ झलक रही थी। जब उसने मुझे आते देखा तो उसने जानबूझकर आवाज ऊंची की, शियाओ युआन, क्या तुम्हारे चाचा ने तुम्हें नहीं बताया कि युवाओं को इतना जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए? वो खान तो दशकों से छोड़ी हुई है, उसमें गंदा पानी और मलबा भरा है। उस पर 3 लाख खर्च कर दिए। क्या ये पैसे पानी में फेंकना नहीं है? यांग युआन, तुमने 3 लाख एक गड्ढे में फेंक दिए। क्या अब तुम उस गड्ढे के अंदर पहाड़ के राजा बनने वाले हो? हाँ हाँ हाँ। उसका भतीजा सौंग शियाओ हाई उछल पड़ा और उंगली से मेरी ओर इशारा करते हुए मुझ पर हंसने लगा। मेरे आसपास के लोग ठाकों में फूट पड़े। उनकी हंसी मेरे अंदर सुइयों की तरह चुभ रही थी। मैंने कोई बहस नहीं की। मैंने बस खनन हस्तांतरण अनुबंध और खदान के प्रमाण पत्र को मजबूती से पकड़ लिया और बिना पीछे देखे पहाड़ी की ओर बढ़ गया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस छोड़ी हुई खान में, जिसे पूरे गांव ने तुच्छ समझा था, गहराई में एक प्राकृतिक नस छुपी हुई थी जिसे भूवैज्ञानिक टीम भी नहीं ढूंढ पाई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर दिन तड़के 3 बजे खान की सबसे गहरी चट्टान की दीवार से एक झरने का पानी रिसता है जिसमें सोने की रेत मिली होती है। बस इस झरने के पानी को इकट्ठा करना है, छानना है और उसे बैठने देना है, और इससे बहुत उच्च शुद्धता का सोना प्राप्त किया जा सकता है। यह रहस्य मेरे दादा ने मुझे अपनी मृत्यु से पहले बताया था। वे जब जवान थे तब खनिक थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी खान में काम किया। मरने से पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हाँफते हुए कहा, शियाओ युआन, पिछली पहाड़ी की खान खत्म नहीं हुई है। सबसे गहराई में सोने का एक स्रोत है। हर दिन सुबह 3 बजे वहां से सोने की रेत निकलती है। ये बात किसी को मत बताना। देखो, सिर्फ इसके दिखने से ही पता चल जाता है। मेरे दादा के गुजर जाने के बाद मैं अनाथ हो गया। गांव में मुझे हर तरह की तिरस्कार भरी नजरों और अपमान का सामना करना पड़ा। बहुत मेहनत के बाद मैं किसी तरह बालिग होने तक पहुंच पाया। ठीक उसी समय जब शहर में मकानों की कीमतें आसमान छूने लगीं, गांव के जिन लोगों के पास थोड़ा भी पैसा था वे सब शहर में घर खरीदने दौड़ पड़े। वे उन्हें जमा करके रखते थे इस उम्मीद में कि उनकी कीमत और बढ़ेगी। उदाहरण के लिए सौंग दहाई के परिवार ने शहर में 3 अपार्टमेंट खरीदे। सौंग शियाओ हाई पूरा दिन आलस्य करता रहता था, लेकिन अपनी परिवार की कई संपत्तियों के कारण वह गांव में इतराता फिरता था। मेरे पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे दादा ने मुझे केवल टेक्सास में एक जर्जर घर और इस खान का रहस्य छोड़ा था। यहाँ वहां से पैसे जोड़कर और बैंक से 2 लाख का कर्ज लेकर आखिरकार मैंने 3 लाख इकट्ठा कर ली। मैंने गांव में इस परित्यक्त खान के स्थायी उपयोग के अधिकार खरीद ली। जब मैंने ट्रांसफर अनुबंध पर अपना नाम साइन किया तो सौंग दाही की आंखों में हल्की सी हिकारत की झलक दिखाई दी। निश्चित ही उसने सोचा होगा कि मैं बेवकूफ हूं जो 3 लाख एक सड़े हुए गड्ढे पर खर्च कर रहा हूं जिसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी पल से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। मैं खान के प्रवेश द्वार तक चला गया और जंग लगी बड़ी लोहे की दरवाजा को धक्का दिया। एक नम और फफूंदी की गंध मेरे चेहरे से टकराई। अंदर सब कुछ अंधेरा था, केवल कुछ ही सूरज की किरणें ऊपर की दरार से छनकर आ रही थीं। मैंने अपनी टॉर्च चला ली। मैं अनिश्चित कदमों से चलता हूँ। कभी कभी खान की गहराई में डूबता चला जाता हूँ। जमीन पर ठहरा हुआ पानी और टूटी हुई पत्थरें बिखरी हुई हैं। दीवारें काई से भरी हुई हैं। करीब आधा घंटा चलने के बाद आखिरकार मैं उस सबसे गहरी गुफा तक पहुंच गया जिसके बारे में मेरे दादा बताया करते थे। गुफा बहुत बड़ी नहीं है। इसका क्षेत्रफल लगभग 10-12 वर्ग मीटर है। बिल्कुल बीच में एक छोटा सा तालाब है। तालाब का पानी इतना साफ है कि उसकी तली तक साफ दिखाई देती है। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ। ठीक रात के 12:50 हुए हैं। अपने दादा से सीखे हुए तरीके के अनुसार मैं तालाब के पास बैठ जाता हूँ। मैं चुपचाप इंतजार करता हूँ। समय सेकंड दर सेकंड, मिनट दर मिनट बीतता जाता है। जब घड़ी की सुई ठीक 3 बजे रात को पहुंचती है तो कुछ अद्भुत घटित होता है। तालाब के सामने वाली पत्थर की दीवार से अचानक सुनहरे पानी की एक धार फूट पड़ती है। यह सुनहरा पानी पत्थर की दीवार से बहता है और तालाब में गिरता है। पूरा तालाब सुनहरी चमक से जगमगा उठता है। मैं उत्साह से कांप उठता हूँ। मैं जल्दी से वह बाल्टी निकालता हूँ जिसे मैंने पहले से तैयार कर रखा था और इस रेत मिले सुनहरे पानी को इकट्ठा करने लगता हूँ। झरना लगभग 10 मिनट तक बहता है और फिर रुक जाता है। कुल मिलाकर मैंने 3 बाल्टियां पानी से भर ली। मैंने इस पानी को छानने वाले उपकरण में डाला। मैंने छानना और तलछट बनने की प्रक्रिया शुरू की। जब सारा पानी फिल्टर से गुजर गया तो उपकरण के तल में सुनहरी रेत की एक मोटी परत रह गई। मैंने इस सुनहरी रेत को इकट्ठा किया और तराजू से तौला। इसका वजन ठीक 3 जिन था, यानी लगभग 100 किलो। वर्तमान सोने की कीमत के अनुसार 1 ग्राम सोना 400 युआन से अधिक का है। 3 जिन यानी 1500 ग्राम, कुल मिलाकर 6 लाख युआन से भी ज्यादा। जब मैं अपने हाथों में चमकता हुआ सोना देख रहा था तो मैं अपने आंसू रोक नहीं सका। 3 साल मैंने गांव में 3 साल तक अपमान सहा था। आज आखिरकार मुझे उम्मीद नजर आई। मेरे दादा ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। ये खान सचमुच धन का स्रोत है। मैंने सोने को सावधानी से संभाल कर रख लिया। मैंने उसे खान के गहरे हिस्से में छुपा दिया, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ मैं जानता हूं। फिर मैंने वहां की सफाई की, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी निशान न छूटे। जब मैं खान से बाहर निकला तब तक सुबह हो चुकी थी। मैंने ताजगी भरी हवा में गहरी सांस ली। मुझे महसूस हुआ कि पूरी दुनिया बदल गई है। आज से मैं यंग जवान, अब वह गरीब नहीं हूं जिसका सब लोग फायदा उठाते थे। अगली सुबह मैं चुपचाप गांव से बाहर निकल गया और अपने साथ एक छोटा सोने का बिस्कुट ले गया।
मैं गांव की सोने की दुकान पर नहीं गया, बल्कि सीधे शहर जाने वाली बस पकड़ी। गांव में सिर्फ एक ही सोने की दुकान है और उसका मालिक वांग युकाई है। यह आदमी अपनी निर्दयता के लिए मशहूर है। वह दाम बहुत सख्ती से कम करता है और ऊपर से कम तौलता है, यानी सही वजन नहीं देता। अगर मैं उसे सोना बेचता हूं तो वह मुझे जरूर बुरी तरह ठगेगा। शहर में कई सोने की दुकानें हैं और वे सब औपचारिक और भरोसेमंद हैं। वहां के दाम भी उचित हैं। मैंने सबसे बड़ी सोने की दुकानों की चेन ढूंढी और अंदर चला गया। सुप्रभात सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे सोना बेचना है। बहुत अच्छा, कृपया इधर आइए। विक्रेता मुझे रिसाइकलिंग सेक्शन में ले गई। एक सफेद कोट पहने मूल्यांकनकर्ता ने मेरे हाथ से सोना लिया, उसे ध्यान से देखा और फिर एक उपकरण से उसकी जांच की। सर, आपका सोना बहुत उच्च शुद्धता का है। यह 999 और 9 तक पहुंचता है। आज हमारा रिसाइकलिंग मूल्य प्रति ग्राम 420 युआन है। आपका यह टुकड़ा 100 ग्राम का है। कुल मिलाकर यह 42,000 युआन होता है। क्या आपको यह ठीक लगेगा? ठीक है, मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई। मूल्यांकनकर्ता ने रसीद जारी की और मुझे पैसे लेने के लिए वित्तीय कार्यालय ले गया। जब मैंने वह मोटा बंडल नोटों का लिया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। ये मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैंने इतना पैसा देखा था। सोने की दुकान से बाहर निकलकर मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां कोई नहीं था। मैंने बार बार पैसे गिने। हाँ, बिल्कुल 42,000। मैंने सारा पैसा खर्च नहीं किया। सबसे पहले मैंने बैंक के ऋण की पहली किस्त चुकाई और फिर बचे हुए 12,000 से मैं शॉपिंग मॉल गया और कुछ चीजें खरीदी। मैंने एक बेहतर फिल्ट्रेशन सिस्टम खरीदा। मैंने कई बड़े बाल्टियां और कुछ औजार भी खरीदे। आखिर में मैं सुपरमार्केट गया और 10 किलो चावल, 2.5 किलो सुअर का मांस, एक डिब्बा खाना पकाने का तेल और कुछ जरूरी सामान खरीदे। जब मैं ये सारी चीजें लेकर गांव लौट रहा था तभी मेरी मुलाकात ठीक उसी समय सोंग शाओहाई और उसके दोस्तों से हो गई। क्या वह जंग दोंगवन नहीं है? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? तुम्हारे हाथ में क्या है? अपने साथी को भी दिखाओ। ये कहते हुए उसने मेरा सामान छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं एक कदम पीछे हट गया। सोंग शाओहाई हार मानने वाला नहीं था, जैसे कि टोकरी में कोई खजाना छुपा हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ यंग युएन, एहसान फरामोश मत बनो। मेरा चाचा गांव का मुखिया है। अगर मुझे छूने की हिम्मत की तो देख लेना। मेरी आवाज और भी ठंडी हो गई। मैं तुम्हें एक बार फिर कह रहा हूँ, रास्ते से हट जाओ। मेरी नजर देखकर सोंग शाओहाई डर गया। वह स्वाभाविक रूप से एक कदम पीछे हट गया। जब तक उसे होश आया मैं अपना सामान लेकर पहले ही दूर जा चुका था। ये लड़का अचानक इतना जिद्दी कैसे हो गया? जरूर इसने शहर में कुछ चुराया है, वरना इसके पास इतना सब कुछ खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? मैं घर पहुंचा और सामान रख दिया। मेज पर रखे चावल और सुअर के मांस को देखकर मेरे मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी। 3 सालों में मैंने कभी पूरा खाना नहीं खाया था और मांस तो दूर की बात थी। आज आखिरकार मैं खुद को एक अच्छा दावत दे सकता हूँ। पिछले जीवन की दुश्मनियां और इस जीवन के अपमान, अब इन सब का अंत करने का समय आ गया है। अरे शियाओयान, सुना है आज तुम शहर गए थे। पैसे कहाँ से लाए? तुम शहर गए और इतनी सारी चीजें खरीद लाए। सच सच बताओ भतीजे, कहीं ये पैसे गलत तरीके से तो नहीं आए? मैंने खुद कमाए हैं। तुमने खुद कमाए हैं? कल तक तो तुम इतने गरीब थे कि सूखी रोटी खा रहे थे और आज चावल और मांस खरीद लाए हो। इतना पैसा कमाने के लिए तुमने क्या किया? मैंने क्या किया मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। चांगान, एहसान फरामोश मत बनो। गांव में सबसे बुरी बात है किसी की चीजों पर हाथ साफ करना। अगर सच में तुमने किसी की कोई चीज चुराई है तो अभी भी समय है सच बताने का, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। मैंने कुछ नहीं चुराया। अगर आपको यकीन नहीं है तो पुलिस को बुला सकते हैं। मेरी बातों से सोंग शाओहाई निरुत्तर हो गया। उसी समय भीड़ के पीछे से एक आवाज आई। ये सारा हंगामा किस बात का है? दोपहर में बिना खाए पिए अपने ही घर के दरवाजे पर शोर मचा रहे हो। मैंने सिर उठाया और देखा कि ये तीसरे चाचा हैं। तीसरे चाचा गांव के एक अनुभवी खनिक हैं। वो मेरे दादा के सबसे अच्छे दोस्त थे। दादा के गुजर जाने के बाद गांव में वही एकमात्र इंसान हैं जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अरे तीसरे चाचा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम यंग जुआन से पूछ रहे हैं, उसका पैसा कहाँ से आया? उसका पैसा कहाँ से आया? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? शियाओ युआन, ये लड़का गलत काम नहीं कर सकता। चाचा, इसकी तरफदारी मत कीजिए। और अचानक इसके पास पैसे आ गए, जरूर कोई गड़बड़ है।